ये तो बात हो गई सिकंदर के जीवन से संबंधित घटनाएं। अब हम लोग बात करेंगे उस चरण के बारे में जब सिकंदर ने भारत अभियान किया। भारत अभियान के दौरान क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्या क्या परिस्थितियां भारत के अंदर थी। और साथियों अब उन परिस्थितियों को देखते हैं मैप के हिसाब से, क्या क्या परिस्थितियां थी जब सिकंदर ने भारत अभियान किया। ये है भारत का मैप, ये है वर्तमान भारत का मैप। लेकिन हम लोग उस समय की बात करें तो उस समय ये जो क्षेत्र जो पाकिस्तान पड़ता है और ये जो क्षेत्र जो अफगानिस्तान, उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र भी भारत के अंदर ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे सिकंदर के आगमन की। सिकंदर ये जो क्षेत्र मान लेते हैं यूनान का क्षेत्र है, ये क्षेत्र था यूनान का। अब सिकंदर चल पड़ता है अपनी सेना को लेके, विश्व विजेता बनने का सपना मन में लेके चल पड़ता है। वो सपना जो उसने कुछ हद तक पूरा भी किया। सिकंदर यूनान से चलता है, यूनान से चलने के बाद इन क्षेत्रों को वो जीतते हुए, इन क्षेत्रों को जीतते हुए वो पहुंचता है भारत की सीमा के ऊपर। भारत के अंदर घुसने के लिए उसने जिस रास्ते का प्रयोग किया वो रास्ता ये था हिंदुकुश पर्वत। और यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए उन सभी ने इसी रास्ते से भारत के अंदर प्रवेश किया। भारत के अंदर हिंदुकुश पर्वत से उन्होंने प्रवेश किया। इसका भी एक कारण था। कारण क्या था? भारत की जो अवस्थिति है उसके इस दिशा में अरब सागर पड़ता है, पश्चिमी दिशा में अरब सागर पड़ता है। नीचे की बात हम करें तो हिंद महासागर पड़ता है। पूर्वी दिशा की बात की जाए तो यहां पे भी जलीय क्षेत्र पड़ता है, बंगाल की खाड़ी जिसको कहा जाता है। अब भारत के तीन ओर तो जल हो गया, इस तरफ अरब सागर, इस तरफ हिंद महासागर और इस तरफ बंगाल की खाड़ी। उस समय की बात कर रहे हैं, ये प्राचीन समय की। तीनों तरफ अगर जल है तो बड़ा कठिन काम है किसी भी आक्रमणकारी के लिए भारत के अंदर प्रवेश करना, क्योंकि अगर जलीय मार्ग से कोई भी आक्रमणकारी प्रवेश करता है तो उसके लिए उसकी सेना का काफी प्रबल होना बहुत आवश्यक है। जलीय सेना का प्रबल होना बहुत आवश्यक है, जो उस समय पे काफी असंभव था। अब सिकंदर ने हिंदुकुश पर्वत से भारत के अंदर प्रवेश किया और ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र पड़ता है हिमालय। किसी भी आक्रमणकारी के लिए हिमालय की तरफ से भारत के अंदर दाखिल होना बड़ा कठिन काम था, बड़ा दुर्गम था, एक प्रकार से बिल्कुल असंभव था। हिमालय जैसे पर्वत को पार करके भारत के अंदर दाखिल होना किसी भी आक्रमणकारी के लिए बहुत मुश्किल था। अब सिकंदर प्रवेश करता है भारत के अंदर हिंदुकुश पर्वत से, और दर्रा जो था वो खैबर दर्रा होता है। हिंदुकुश पर्वत खैबर दर्रे से होता हुआ सिकंदर भारत के अंदर प्रवेश करता है। अब देखते हैं भारत की परिस्थितियां क्या थी। इस क्षेत्र में जब वो प्रवेश करता है तो ये क्षेत्र तक्षशिला का क्षेत्र था। ये क्षेत्र तक्षशिला का क्षेत्र था। सिकंदर सबसे पहले भारत के अंदर तक्षशिला क्षेत्र में प्रवेश करता है। उस समय तक्षशिला का जो शासक था उसका नाम था आम्भी। तक्षशिला का जो शासक था उसका नाम था आम्भी। जैसे उसने सिकंदर को देखा, सिकंदर की सेना को देखा, तो उसने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। युद्ध लड़े बगैर ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया और बोल दिया आप हमारे ऊपर आक्रमण न करें, आपके लिए हम हर संभव सहायता करेंगे, आप जैसा चाहो वैसा ही होगा। इस बात से सिकंदर खुश हुआ और तक्षशिला के ऊपर अधिकार करके राजा आम्भी की सहायता से भारत के अंदर आगे बढ़ने के बारे में योजना बनानी शुरू कर दी। अब ये जो क्षेत्र था, यहां पे एक नदी पड़ती है जिसका नाम था वितस्ता नदी। वितस्ता नदी
या इसको झेलम नदी भी कहा जाता है, वितस्ता नदी या झेलम नदी। अब सिकंदर इस नदी के तट पर पहुंचता है तो इस नदी से पीछे की तरफ का ये जो क्षेत्र था ये तो तक्षशिला का क्षेत्र था, राजा अम्भी का क्षेत्र था जो सिकंदर ने पहले ही जीत लिया था। अब इस नदी के उस पार दूसरे राजा का साम्राज्य था, उस राजा का नाम था पोरस, राजा पोरस, या कई जगह इसको पुरु भी कहा गया है, राजा पुरु या राजा पोरस। वितस्ता नदी या झेलम नदी से आगे राजा पोरस का साम्राज्य शुरू हो जाता है। अब अम्भी की सहायता से पहले तो उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करता है सिकंदर और उस क्षेत्र पे आक्रमण करने की योजना बना लेता है। अब पोरस को पता चलता है इस घटना के बारे में, उसने सुना कि सिकंदर नामक कोई शासक उसके साम्राज्य की तरफ बढ़ रहा है और उसके साम्राज्य पे आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन काफी मजबूत शासक था, काफी बहादुर शासक था। उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी सेना को बोल दिया कि अम्भी की तरह हम लोग घुटने टेकने वाले नहीं हैं, चाहे कितनी भी सेना उसके पास हो, चाहे हम मरे या हम जीते, हम लोग उसका मुकाबला करेंगे, अच्छी तरह से मुकाबला करेंगे, हम लोग सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो हम उससे युद्ध करेंगे। अब ये जो नदी थी झेलम नदी या वितस्ता नदी, इस नदी के ऊपर सिकंदर और राजा पोरस के बीच में घमासान युद्ध होता है, काफी भीषण युद्ध होता है। सिकंदर की सेना विशाल थी, उसके मामले में राजा पोरस की सेना काफी कम थी, लेकिन फिर भी राजा पोरस और उसके सैनिक काफी बहादुरी के साथ लड़े और सिकंदर की हार नजर आ रही थी उस युद्ध में, सिकंदर हारने वाला था उस युद्ध में, लेकिन किस्मत ने सिकंदर का साथ दिया। उस युद्ध में जोरदार बारिश होनी शुरू हो गई, जोरदार बरसात होना शुरू हो गई। सिकंदर की सेना में ज्यादातर घुड़सवार थे सिकंदर की सेना में, और राजा पोरस की सेना में अधिकतर रथ थे। अब ज्यादा बारिश होने के कारण कीचड़ उत्पन्न हो गया, युद्ध भूमि में कीचड़ उत्पन्न हो गया तो राजा पोरस के रथ जो थे वो कीचड़ में धंसना शुरू हो गए। परिणाम ये रहा कि सिकंदर की सेना को सहायक सिद्ध हुई वो वर्षा, युद्ध जीतने में सहायक सिद्ध हुई वो बारिश, और सिकंदर की सेना युद्ध जीत जाती है। झेलम का युद्ध सिकंदर की सेना जीत जाती है, राजा पोरस पराजित हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं घबराता। राजा पोरस को बंदी बना के सिकंदर के सामने पेश किया जाता है। सिकंदर अपने सिंहासन पे विराजमान थे। सिकंदर ने राजा पोरस से सवाल किया कि बोलिए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। सिकंदर पूछता है कि बताइए आपके साथ अब क्या किया जाना चाहिए, और राजा पोरस ने बड़ी बहादुरी के साथ सीना तान के ये कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा व्यवहार आप मेरे साथ कीजिए, क्योंकि मैं भी एक राजा हूं, आप भी एक राजा हैं। जो एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है वैसा ही व्यवहार आप मेरे साथ कीजिए। राजा पोरस की इस बात को सुन के सिकंदर बेहद खुश हुआ और उसने अधिकांश क्षेत्र जो राजा पोरस का जीत लिया था उसका अधिकांश क्षेत्र राजा पोरस को वापिस कर दिया, काफी प्रसन्नता के साथ। अब वो भारत के अंदर और आगे की तरफ बढ़ने की योजना बनाने लगा। अब भारत की क्या स्थिति थी, भारत के अंदर भारत की आंतरिक जो स्थिति थी उसमें यहां पे मगध साम्राज्य होता था। मगध की गद्दी पे एक प्रबल राजवंश उस समय स्थापित था जिसका नाम था नंदवंश, जिसका नाम था नंदवंश। मगध की गद्दी पे नंदवंश का शासन था उस समय पे। सिकंदर अब भारत पे पूरी तरह आक्रमण करने की योजना बना लेता है, लेकिन अब यहां पे आके एक नदी पड़ती है, यहां पे एक नदी पड़ती है जिसका नाम है व्यास नदी। इस नदी के तट पे आके, व्यास नदी के तट पे आके सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया कि हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं से वापस लौट जाएंगे।
पार करने से मना क्यों कर दिया? इसका भी कुछ कारण था। विद्वानों के अनुसार इसके अलग अलग कारण माने गए हैं। पहला कारण क्या था कि यूनान से चली थी सिकंदर की सेना। यूनान से चलते चलते काफी साल उन्होंने संघर्ष किया। अब इतने लंबे संघर्ष में, इतने लंबे समय के अंदर सिकंदर की सेना थक चुकी थी। अब उनको अपने परिवार की याद सताने लगी थी। उनको अपने परिवार की याद सताने लगी थी। काफी लंबे समय से वो संघर्ष करते आ रहे थे। पहला कारण तो है यो। दूसरा कारण क्या था? यहां पे पहुंच के उनको भारतीय जलवायु सहन नहीं हो रही थी। वो भारतीय जलवायु में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा कारण था ये कि भारतीय जलवायु उनको रास नहीं आ रही थी। अब उन्होंने वापस जाने का मन बना लिया। दूसरा कारण ये। और तीसरा कारण जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो था नंदवंश। वो था नंदवंश का शासक घनानंद। नंदवंश का शासक उस समय था घनानंद। अब सिकंदर की सेना जो व्यास नदी के तट तक पहुंच चुकी थी, उन्होंने सुन रखा था, राजा पोरस ने भी बताया कि अब भारत के अंदर आपकी जीत असंभव है। क्यों? क्योंकि सिकंदर ने भी ये बात महसूस की, उसकी सेना ने भी ये बात महसूस की। क्या? कि एक छोटे से प्रदेश का राजा, एक छोटे से क्षेत्र का राजा, राजा पोरस, जिसके साथ उनका मुकाबला हुआ, एक छोटे से क्षेत्र के शासक के साथ युद्ध लड़ने में इनको इतनी कठिनाई आई, इतनी मेहनत करनी पड़ी, तो ये तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। सोचो, एक छोटे से राजा के साथ इनको इतनी दिक्कतें आई, तो इतने बड़े राजा के सामने युद्ध लड़ना, युद्ध जीतना बहुत कठिन काम था। इन बातों से सिकंदर की सेना डर गई थी। उन्होंने आगे जाने का निश्चय छोड़ दिया कि हम लोग आगे नहीं जाएंगे, वरना हमारी हार निश्चित है। और घनानंद जो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था, एक क्रूर शासक था घनानंद, अपनी क्रूरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। अब सिकंदर ने और सिकंदर की सेना ने भी सोच लिया कि आगे जाना आपका मुनासिब नहीं है। तो इसी नदी से सिकंदर की सेना वापिस लौट गई। व्यास नदी से सिकंदर की सेना वापिस लौट गई। इस कालक्रम में क्वेश्चन आता है कि सिकंदर भारत के अंदर कितने समय तक रुका? 19 माह तक रुका भाई। सिकंदर भारत के अंदर लगभग 19 माह तक रुका। इस घटना के दौरान सिकंदर के जो 2 सेनापति थे, उनमें से एक सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर, जो उसका थल सेना का सेनापति था। जितने भी क्षेत्र, तक्षशिला और पंजाब के क्षेत्र भारत में उसने जितने भी क्षेत्र जीते, उन क्षेत्रों का शासक उसने सेल्यूकस निकेटर को नियुक्त किया और वापिस अपनी सेना को लेके लौट गया। उसकी सेना 2 टुकड़ों में बट गई थी। थल सेना स्थलीय मार्ग से चली गई थी और उसकी जल सेना जलीय मार्ग से लौट चली थी। उसके जलीय सेनापति का नाम था निर्याकस। तो इस प्रकार भारत के अंदर सिकंदर का अभियान रहा। ऐसी परिस्थितियां थी भारत के अंदर सिकंदर के अभियान के समय। सिकंदर जो भारत का थोड़ा हिस्सा जीतने में सफल रहा और यहां से लौटते समय 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सिकंदर के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में और सिकंदर के भारत अभियान के बारे में। आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेंगे। साथियों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।